अगर हम अपना लास्ट लेक्चर देखें तो हमने रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके जो लॉज थे वो देखे थे। रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है उसका रीज़न भी हमें पता चल गया था कि अगर मेरा डेंसर मीडियम है तो किस तरीके से जो रे है लाइट की उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मेरा जो मीडियम है उसके अंदर पार्टिकल्स का जो अमाउंट है, डेंस है, रेयर है, वो सारी चीज़ें वेरी कर रही हैं, तो इसीलिए मेरी लाइट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो मैंने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो सेकंड पॉइंट बताया था कि जो मेरा साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, अगर हम याद करें जो सेकंड लॉ था वो था साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ आर, वो मैंने एक म्यू या फिर मैंने एक कांस्टेंट बोला था। कांस्टेंट चीज समझ में आती है कि अगर मैं इंसिडेंट एंगल का साइन लूँ, साइन क्या, जो हम साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में लेते हैं, सेम यहाँ पे साइन आर, ये कांस्टेंट, तो इनका जो रेशियो है वो हम कांस्टेंट ले रहे हैं। तो ये म्यू जो हमने वर्ड यूज करा था, मैंने बोला था ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो आज की क्लास में इसी का बारे में देखते हैं थोड़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? देखो सीधा सा मतलब समझो, मैंने जैसे मीडियम बहुत सारे बताए थे, ग्लास हो सकता है, पेट्रोल, केरोसिन, अलग अलग जो मीडियम है, आइस, इन सब में जो लाइट की रे है उनका बेंडिंग का एक्सटेंट अलग अलग ऑब्जर्व करा गया। तो जब अलग अलग ऑब्जर्व हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो डेंसिटी है अलग अलग पार्टिकल्स की, मीडियम की, वो अलग है। तो जो एक टर्म होनी चाहिए कि कितना एक्सटेंट लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, वो हमारा बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। सिंपल हम भाषा में कहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव, या कितना उसके पाथ में डेविएशन आया है, कितना पाथ का जो लाइट की रे इंसिडेंट करी है उसमें कितना चेंज आया है, तो वो मेरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं अगर कुछ इस तरीके से लिखूं, क्योंकि मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए दो मीडियम है तो मुझे दोनों मीडियम्स को शो करना पड़ेगा, तभी तो उसका रेशियो मुझे पता चलेगा। जैसे मैंने यहाँ 1 मीडियम लिया और 2 मीडियम लिया, इसका मतलब क्या है कि मेरा 1 से लाइट की रे सेकंड मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो इसका रेशियो किसके बराबर आता है कि μ2 और μ1। अब देखो ये है एक दूसरे का रिस्पेक्ट में, मतलब कि जैसे ये 1 2 ऐसे लाइट की रे आई, रिफ्रैक्ट कर गई, एक्चुअल पाथ ये था, ये नॉर्मल लाइन होगी तो ये रिफ्रैक्टेड रे होगी। तो 1 2 से हमारा ये था μ1 2, लेकिन ये μ2 क्या है, इंडिविजुअल है। अभी हम आगे देखेंगे जो ये इंडिविजुअल हम निकाल लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो सिर्फ μ2 बोला, तो वो एक्चुअली में क्या है, जो बेस है। अभी आगे देखते हैं जैसे, ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आया कि μ1 से 2 है तो μ2 अपॉन μ1 का रेशियो है, सिंपल। और बात करें तो म्यू अगर एयर से गैस ग्लास में जा रही है, यहाँ पे हम ग्लास ले लेते हैं, यहाँ एयर लेते हैं, मतलब जो लाइट की रे है एयर से ग्लास में जा रही है, तो उस केस में मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आ रहा है म्यू, ग्लास में उसका कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर में कितना है, ठीक। ये तो एक जो दोनों चीजें हैं एयर और ग्लास, उसके रिस्पेक्ट में निकाला है। जैसे मैंने 1 लिया था, मैं मान लूँ यहाँ एयर थी और यहाँ ग्लास था, ठीक, तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब जो मैंने यहाँ पे बात करी दो चीजें, म्यू ग्लास और म्यू एयर, ये एक्चुअली में क्या है, ये सिंपल है रेशियो किसका। अब मैंने आपसे बात क्या कही थी कि जो स्पीड है, स्पीड की लाइट में चेंज आ रहा है, उसी से लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है। तो सेम चीज यहाँ पर भी होगी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक, सिंपल है कि जितना एयर में था उसका हम देखें स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कितनी है। अगर स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कम हो जाएगी तो म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उतना ही डेविएशन ज़्यादा होगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में घट गई। घटने का मतलब क्या है कि डेंसिटी बढ़ गई होगी, जो पार्टिकल्स के बीच में गैप है वो कम कर गया होगा। क्यों? अगर हम ऐसे बात करें, ये डेंसिटी बढ़ गई,
ज्यादा पार्टिकल्स आ रहे हैं कम स्पेस में, इसमें लें तो कम स्पेस है। अगर दूसरे को इसका बात करें, जैसे यहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर है, तो अगर इस स्पेस में लें तो यहाँ पे 4 के करीब पार्टिकल्स आ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 या आधे पार्टिकल्स आ रहे होंगे। तो यहाँ पर स्पीड जो लाइट की है वो कम हो गई है, यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी। अब स्पीड यहाँ पर कम हो गई है, तो स्पीड कम हो गई तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, तो रिफ्रैक्शन उतना ही बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये निकल रहा है। अब हम जो कुछ वैल्यूज हैं हम देखते हैं अलग अलग मीडियम में क्या है, उनको नोट से डिस्कस ये कर रहा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मेजर, जो वेलोसिटी एयर में है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम में कितनी है वेलोसिटी, उसका मेजर कर रहे थे। तो आपको क्या समझना है कि जो वेलोसिटी है एक्चुअली किस पर डिपेंड कर रही है, जो मेरी डेंसिटी है या पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना है। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी लाइट की, और अगर स्पेस ज़्यादा है तो आसानी से वेलोसिटी पास कर जा रही होगी और स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एयर की देखें तो हमारे पास म्यू की वैल्यू है 1.003, मतलब 1 के करीब है। तो एयर की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम माने तो वो स्टैंडर्ड हो गया, इसके रिस्पेक्ट में हम अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं। आइस की क्या है 1.31। देखो हमने क्या डिस्कस करा था 9th क्लास में 10th क्लास में, यही पढ़ते आए हैं कि एयर की डेंसिटी कम है, उससे ज़्यादा लिक्विड की है और सबसे ज़्यादा किसकी है, सॉलिड की है। 9th क्लास में यही पढ़ा था, मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर में यही पढ़ा था हमने कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो हमें क्या लगता है, अब देखो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी या वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी। स्पीड वेलोसिटी का अंतर पता है, मैं दोनों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपको समझ जाना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखो डायमंड क्या है, सॉलिड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज़्यादा आ रहा है 2.42। अब मैंने आपसे क्या बोला था, म्यू मेरा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये बोला था। अब देखो मेरा अगर सॉलिड है डायमंड, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो उस केस में स्पीड जो मीडियम में है लाइट की स्पीड वो कम होगी। अगर ये कम होगा, अगर यहाँ पर देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ये कम होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो सेम रहेगी। तो चेंज किस पे कर रहा है कि जो मीडियम है, मीडियम मेरा अलग है तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट कम क्यों होगी, क्योंकि डायमंड में डेंसिटी ज़्यादा है, पार्टिकल्स बहुत क्लोज होंगे तो स्पीड अपने आप कम हो जाएगी लाइट की और उसी से मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर जाएगा। अब मेरा देखो यहाँ पर सॉलिड था तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज़्यादा आ रहा है, ठीक, और अगर मैं एयर की बात कर रहा हूँ तो इतना कम आ रहा है, और जब मैं लिक्विड में आता हूँ जैसे वाटर देखो 1.33 आ रहा है, और मस्टर्ड ऑयल में 1.46 आ रहा है, केरोसिन में 1.44 आ रहा है। तो ये वैल्यूज, ये जो वैल्यूज आ रही है मेरे पास कि एयर में 1 है, लिक्विड में जैसे हम आए इंक्रीज कर गया, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है इनकी, डेंसिटी ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में क्या है, कम, स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई तो मेरा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर गया। ठीक, अब मेरे पास यहाँ एक क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड, ठीक, जो मैं 1 और 2 बता रहा था वही चीज़ है, एयर से डायमंड में आ गई लाइट, ठीक, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। अभी हमने यहाँ टेबल पे देखा लेकिन क्वेश्चन में दे रखा हुआ, ठीक। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, देखो ये जो क्वेश्चन है इससे ही हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे क्या पता है कि म्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक। अब क्वेश्चन में मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और स्पीड ऑफ लाइट हमें पहले से ही पता होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पर मेरे पे 2.42 यहाँ पे म्यू दे रखा है, ये आ गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मुझे यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में निकालनी है, तो इसको मैं इधर लेके जाऊँ 2.42 को इधर ले आऊँ, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड वो किसके बराबर होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2.42,
इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा क्योंकि स्पीड ही निकालनी है। ठीक, तो ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट था पूरा। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम पढ़ रहे हैं उसके बाद हम अगर यहाँ पे आगे देखें तो इसका यूज़ क्या है। तो जो हम लेंस वगैरह पढ़ते हैं कि लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस है, तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मीज़र है वो पता चलता है कि कितना डेविएशन होगा रिफ्रैक्टेड रे का, और उसका हम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे मिरर में हम यूज़ कर रहे थे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी लाइट सारी कंसंट्रेट फोकस पे कर रहे थे और उसका यूज़ कर सकते हैं हम बाद में, या फिर उसकी इमेज जो फॉर्म्ड हो रही है रियर व्यू मिरर में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा बना रहा है कॉन्वेक्स मिरर। तो वही लेंस में भी क्या क्या यूज़ है वो सब हम देखते हैं। आपसे बात कह रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वही जो ये इसका यूज़ है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लेंस हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने दो मिरर्स डिस्कस करे थे कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो यहाँ पर भी हमारे पास सिलेबस में दो लेंस हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। वैसे तो बहुत टाइप के लेंस हैं, जैसे हम डिस्कस करें पहले लेंस क्या होता है। लेंस का मतलब कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेसेस से बाउंड है, मतलब कि कोई दो स्फेरिकल सरफेस भी हो सकती है या एक सीधी सरफेस भी हो सकती है। तो जो अलग अलग सरफेसेस हैं, कोई भी दो सरफेसेस से अगर मीडियम बाउंडेड है, मीडियम का मतलब कि उससे लाइट पास हो रही होगी। ठीक, तो जो लेंस हैं वो दो टाइप के हैं। पहला कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस? जैसे हमारे पास कॉनकेव मिरर था तो वो लाइट को कन्वर्ज कर देता था अपने फोकस पे, डाइवर्स कौन करता था? कॉन्वेक्स मिरर। सेम यहाँ पर काम उल्टा करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्स करता है। ठीक, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। इसकी डेफिनेशन क्या? लेंस विच इज थिकर इन मिडल। ठीक है, मतलब वो लेंस जो मिडल में मोटा हो या थिकर हो, जैसे ये। अब देखो यहाँ पर दो सरफेसेस दिख रही होंगी आपको, एक सरफेस ये रही और एक सरफेस दूसरी ये रही। ठीक, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, इसे बाय कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। और हम और पढ़े तो जैसे मैंने क्या कहा, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। यहाँ पर सरफेस स्फेरिकल भी हो सकती है या प्लेन भी हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या प्लेन और कॉन्वेक्स। ठीक, ऐसे दूसरा जो लेंस है वो क्या है? कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस में क्या है? वो थिनर होता है मिडल में, थिनर एट द मिडल, थिनर एट मिडल। ठीक, उसका डायग्राम कैसे ही, मतलब थिन है इसका जो बीच में इसका वैल्यू जो हमारा मीडियम का तो लेंथ है वो पतला है। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है हमने जैसे कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिशिंग सरफेस देखी थी, कॉनकेव मिरर में देखी थी, तो इससे जो इमेज फॉर्मेशन का टर्म है, पोल, अपर्चर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सारी केस इसमें भी होते हैं, लेकिन सबका नाम अलग है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके जो उनकी डेफिनेशन है वो देखते हैं और उनका जो फिगर है या फिर हम जब रे डायग्राम बनाएंगे तो उनका सिग्निफिकेंस क्या है वो। अब जो हमारे जो टर्म्स हैं यहाँ पर लेंस से रिलेटेड वो देखते हैं। पहला जो टर्म है वो है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर जैसे मिरर में हमारे पास पोल होता था, सेम यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरा एक कॉनकेव लेंस है। तो इन दोनों लेंस का जो सेंटर है वो मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, और इस ऑप्टिकल सेंटर से ही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है। अब वहाँ पर हम मिरर का याद करें तो मिरर में एक पोल टर्म होती थी और पोल से ही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस पास होती थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है और इसी से मेरी जो सारी डिस्टेंस है वो लेंगे हम और प्रिंसिपल एक्सिस इससे पास होती है। वहाँ पर हम पोल से फोकल लेंथ देखते थे, पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर देख रहे हैं, पोल से इमेज का डिस्टेंस, पोल से हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं।
ठीक। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, जैसे जो काम हमारा पोल करता था वो सेम काम हमारे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में करना। ठीक। अब हम जो नेक्स्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं। ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे मिरर में हमारे पास दो होते थे, तो सेम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है कि देखो ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये किसी होलो स्फेयर का पार्ट होगी, जो हमने बात करी थी, जो स्फेयर है पूरा कंप्लीट उसके सेंटर से हमने रेडियस लिया है और उसका पार्ट है। तो अगर इसका हम सेंटर ऑफ कर्वेचर लें तो वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अगर हम रेडियस या सर्कल बनाए तो एक्चुअली में ऐसा होगा सर्कल। ठीक। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आ रहा होगा भाई। ठीक। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब जब इस सरफेस की हम बात करेंगे तो इस सरफेस के लिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। ठीक। तो यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। ठीक। उसके बाद रेडियाई ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जब समझ में आ गया, ये तो वही बात हो गया कि तुम्हें सर्कल में सेंटर पता है और रेडियस नहीं पता चल रहा। अब भाई सेंटर से पूरा जो सरकमफेरेंस का या स्फेरिकल सरफेस का जितना डिस्टेंस है वही तो मेरा रेडियाई ऑफ कर्वेचर है। मतलब यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर को अगर हम माने तो यहाँ पर ये स्फेरिकल सरफेस के बीच में क्या हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा क्या हो गया रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस क्या, वो एक हम जो एक्सिस मानते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और उसको हम सेम रखते हैं, उसके पैरेलल जो लाइट रे आ रही है या रे डायग्राम बताना हो वो सब बताते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ था, रेडियाई ऑफ कर्वेचर आ रही है उसका हाफ कर दो आप, हमारा प्रिंसिपल फोकस पता लग जाता था। वही हमारा कि अगर कोई लाइट रे आ रही है और वो अब इसका हाफ अगर ले तो यहाँ पे फोकस कहीं आता है। ठीक। तो लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है तो यहाँ पे फोकस कर रही है, कन्वर्स कर रही है, यहाँ पे दूसरी यहाँ पे आ रही है और वो यहाँ पे कन्वर्स कर रही है। ठीक। तो फोकस पे पैरेलल जो लाइट की रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के वो कन्वर्स कर रही है। ठीक। तो प्रिंसिपल फोकस ये था। अब हमारे पास कॉन्वेक्स और कॉनकेव में दो लेंस के केस में दो प्रिंसिपल फोकस आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या है दोनों की कि एक यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सीधी सी बात है फोकस एक यहाँ पर भी होगा। ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रिंसिपल फोकस F1 दूसरा F2, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है। लेकिन डेफिनेशन क्या अलग है, देखो यहाँ पर जो पहला लाइट आ रही है वो यहाँ पर क्या है कन्वर्स कर रही है। ठीक। लेकिन अगर हम F1 की बात करें तो F1 के केस में क्या होगा, F1 F2, उसमें अगर F1 हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ से लाइट की रेज जो होगी वो इस तरीके से कन्वर्स करेंगी कि वो पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है। जितनी भी लाइट की रेज आ रही है वो पैरेलल हो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक। तो यहाँ पर तुम्हें क्या मतलब दिख रहा है कि ये तो एक दूसरे का कन्वर्स हो गया कि अगर पैरेलल लाइन आ रही है तो वो फोकस में कन्वर्स कर रही है और अगर कोई लाइन ऐसे फोकस से पास होती जा रही है तो वो पैरेलल हो जा रही है, इस तरीके से कन्वर्स कर रही है या इस तरीके से डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है। तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस 1 है, ये प्रिंसिपल फोकस 2 है। सेम हम डायग्राम कॉनकेव लेंस का भी बना सकते हैं, उसमें कुछ जादू वाला काम नहीं है। यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस की जगह अगर कॉनकेव लेंस ले लें, अब देखो कॉन्वेक्स लेंस मैंने क्या कहा था कन्वर्जिंग लेंस है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग। अभी कन्वर्जिंग समझ में आया कि फोकस पे कन्वर्ज कर रहा है। अब कॉनकेव लेंस के केस में एक्चुअली में जैसे हमारा कॉन्वेक्स मिरर में होता था कि जो डाइवर्ज कर रही है वो अपीयर करती थी फोकस से आती हुई दिख रही है। मतलब अगर पैरेलल लाइन ऐसे आ रही है तो वो हमारा अगर फोकस यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पे सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये। ठीक। तो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो डाइवर्ज ऐसे कर जाएगी। ठीक। लेकिन एक्चुअली में वो आती कहाँ से दिखाई देगी, फोकस से आती है, सेम आएगी डाइवर्ज कर गई डाइवर्ज कर गई। ठीक। तो ये जो डॉटेड लाइन है जो कॉन्वेक्स मिरर के केस में कॉनकेव मिरर के केस में बनाते थे तो सेम यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक। और अगर हम सेकंड वाले की बात करें, यहाँ से अगर लाइट रेज आएंगी तो वो मेरी डाइवर्स कर जाएंगी पैरेलल। ठीक है। ये पैरेलल डाइवर्स कर रही है। ठीक। तो ये एक्चुअली में क्या है पैरेलल डाइवर्स कर रही होंगी। ठीक। तो जो फोकस का मतलब था वो समझ में आ गया कि पैरेलल लाइट रे आएंगी तो वो
फोकस पे कन्वर्ज कर जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस के केस में कॉनकेव में क्या है, डाइवर्स करेंगी बट अपीयर कर रही होंगी कि वो फोकस से आ रही है। पैरेलल फोकस समझ में आ रहा है, दोनों चीजें जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के केस में कर रहे थे, ठीक है। फोकल लेंथ क्या, फोकल लेंथ जो बताया मैंने, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका आप हाफ कर दो तो हमें पता लग जाएगा फोकल लेंथ क्या है। तो ये जो टर्म्स है वो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग पोजीशन की ऑब्जेक्ट पे किसी भी लेंस के, चाहे कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है, तो उसकी पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रही है इमेज की, और इमेज का साइज क्या है, नेचर क्या है, वो सब फॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इसे देखिए, मिरर का देखिए और जो सारा रिप्रेजेंटेशन है प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। और हमारी वीडियो को जरूर करिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।